स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नए चैप्टर को जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इसमें हम लोग देखेंगे यदि किसी कंट्री को या किसी पर्सन को पूरा पावर दे दिया जाए तो वो क्या करता है। जनरली हम लोग देखते हैं यदि किसी कंट्री को पूरा पावर होता है तो उस पावर का वो या तो यूज़ करता है या फिर मिसयूज़ करता है। बट किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये ज़रूरी है कि पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे रेदर देन गवर्नमेंट और पब्लिक अफेयर्स के बीच में। आइए इस चैप्टर में हम लोग कुछ चीज़ डिस्कस करें जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। अभी हम लोग देखेंगे पावर शेयरिंग, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में। ये कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और दूसरा कौन है आपको दिख रहा होगा? राहुल गांधी जी। ठीक, इस पर हम लोग बात करेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं इस चैप्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इथनिक क्या होता है। इथनिक किसे कहेंगे? देखिए, इट रेफर्स टू अ सोशल डिवीजन बिटवीन कॉमन डिसेंडर एंड शेयर्ड कल्चर। इथनिक्स का मतलब होता है यदि किसी सोशल डिवीजन के बीच में, उसके कल्चर के बीच में मतभेद हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इथनिक्स बोलेंगे। जैसे हो सकता है लैंग्वेज में डिफर हो, इंडिया में देखिएगा तो आप कहीं हिंदी बोला जाता है तो कहीं तमिल बोला जाता है, तो लैंग्वेज में डिफरेंस है। यदि वही डिफरेंस कंट्रैक्ट्स के रूप में बदल जाए, मतभेद के रूप में बदल जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इथनिक बोलेंगे। एंड इथनिक ग्रुप डजंट नीड टू बिलोंग द सेम नेशनलिटी और रीजन। जो इथनिक ग्रुप का होगा, अंतरजातीय का होगा या अंतर्भाषीय होगा, वो एक ग्रुप या एक कल्चर में रहना पसंद नहीं करेंगे। जैसे अभी दो देशों के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, पहला बेल्जियम का, दूसरा लेंगे श्रीलंका का। आप देखिए बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, कहाँ का? यूरोप का। यानी बेल्जियम इज अ कंट्री ऑफ यूरोप दैट हैज पॉपुलेशन अबाउट 1 करोड़। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है, अपने हरियाणा के बराबर। एथनिक डाइवर्सिटी इन दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब यहाँ का जो एथनिक डाइवर्सिटी था, लैंग्वेज का जो डाइवर्सिटी था, वो बहुत ही ज़्यादा था उस कंट्री में। क्या था? 59% ऑफ पॉपुलेशन लिव इन द फ्लैमिश रीजन। 59% पॉपुलेशन जो था फ्लैमिश रीजन में रहता था। आपको दिखाते हैं इस रीजन के बारे में। सबसे पहले इस रीजन को देखिए। ये वाला बेल्जियम को देख रहे हैं, ऊपर वाला जो रीजन है येलो वाला, उसे बोलेंगे हम लोग फ्लैमिश रीजन। कौन सा रीजन है ये येलो वाला? फ्लैमिश रीजन। आप गौर से देखिएगा, ये वाला रीजन कहलाएगा फ्लैमिश रीजन और ये वाला कहलाएगा वेलोनियन रीजन। इसे क्या बोलेंगे? वेलोनियन रीजन, और इसे बोलेंगे हम लोग फ्लैमिश रीजन। इसी रीजन के बीच में हम लोग को कंट्रैक्ट्स पढ़ना है, क्या मतभेद हुआ और किस मामले में है ये मतभेद, किस चीज के रूप में है, इस चीज को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बीच वाला जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको मिलेगा जर्मन लैंग्वेज वाले कुछ। चलिए अभी देख लेते हैं। 59% ऑफ पॉपुलेशन लिव इन द फ्लैमिश रीजन। 59% पीपल जो है उस देश का, बेल्जियम का 59% जनसंख्या फ्लैमिश रीजन में रहता था, जो डच लैंग्वेज को बोलता था। जबकि यदि हम वेलोनियन रीजन में देखेंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन 40% था और वो लोग फ्रेंच बोलता था। वेलोनियन रीजन का जो पीपल था वो 40% था और वो बोलता क्या था? लैंग्वेज फ्रेंच बोलता था। बाकी जो 1% बचे वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। इन ब्रुसेल्स क्या है? कैपिटल है किसका? बेल्जियम का। बेल्जियम का कैपिटल कौन सा है? ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। 80% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक फ्रेंच। 80% जो जनसंख्या था वो फ्रेंच बोलता था, जबकि 20% जनसंख्या क्या बोलता था? डच बोलता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंग्वेज में डिफरेंस है दोनों के बीच में। कुछ व्यक्ति जर्मन बोलते हैं, कुछ डच बोलते हैं और कुछ फ्रेंच बोलते हैं। इसके बीच में आपसी मतभेद बढ़ता गया। अभी हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे। द फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वाज द माइनॉरिटी इन द बेल्जियम। जो फ्रेंच बोलते थे, जो 40% है, वो माइनॉरिटी में था। वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल किस चीज में था? माइनॉरिटी। देखिए किसी भी कम्युनिटी को दो रूप में डिवाइड कर सकते हैं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। जैसे अपने इंडिया में बात करें तो हम लोग हिंदू ज़्यादा हैं तो हम लोग मेजॉरिटी में आते हैं, और मुस्लिम्स कम है तो क्या आता है? वो माइनॉरिटी में आता है। उसी तरह बेल्जियम में जो फ्रेंच थे वो माइनॉरिटी में था, बट वो लोग बहुत पावरफुल और बहुत ज़्यादा वेल्दी होता था, धनी संपन्न होता था वो लोग। द डच स्पीकिंग पॉपुलेशन वाज एंग्री एंड एग्रीगेटेड दैट एक्सपीरियंस अनइक्वल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी लेटर। और डच पीपल ये फील करने लगा कि जो मेरा फ्रेंच लैंग्वेज वाले पीपल है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं, जबकि डच वाले पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ, मेजॉरिटी में होने के साथ साथ उसको बराबर अधिकार नहीं दिया गया डेवलपमेंट में, बराबर अधिकार एजुकेशन के अपॉर्चुनिटी में नहीं मिला, जॉब्स में नहीं मिल रहा था। इस आधार पर दोनों के बीच में मतभेद था। ड्यू टू दीज डिफरेंसेस टेंशंस वेयर बिल्ड अप बिटवीन फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी इन 1950s एंड 60s। 1950 और 60 के दशक में इन दोनों
स्पीकिंग लैंग्वेज वाले जो फ्रेंच बोलते थे, डच वाले बोलते थे, इसके बीच में टेंशन बढ़ गया, जिसका असर ये हुआ कि वहाँ पे जो है सिविल वार जैसा सिचुएशन पैदा हो गया। अभी दूसरा जो कंटेक्स्ट आपको पहले ही बोले थे, बेल्जियम और श्रीलंका में कंपेयर करेंगे। अभी श्रीलंका का जब देखेंगे, श्रीलंका में आप देखेंगे श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड है जो नियर है हमारे इंडिया का साउदर्न पार्ट में, यानी इट इज अ आइलैंड नियर टू द साउथ ऑफ इंडिया हैविंग एथनिकली डाइवर्सिटी पॉपुलेशन। श्रीलंका का भी वही हाल था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी था, लैंग्वेज के आधार पे कुछ तमिल थे, कुछ सिन्हाला थे। उसी चीज़ के बारे में बात किया गया जो हमारे साउथ में एक कंट्री है श्रीलंका, उसके बारे में। There are two majority social groups which is Sinhala peoples या Sinhala speakers which is have been 74%, 74% जनसंख्या सिन्हाला पीपल का था। जो 74% जनसंख्या था श्रीलंका का वो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते थे, और बाकी जो बसते थे वो तमिल पीपल थे जो 18% के पॉपुलेशन में थे। अब तमिल पीपल्स कम्युनिटी वाज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। अब श्रीलंका वहाँ पे जो तमिल स्पीकर्स थे वो भी आगे चल के दो भाग में बट गए। कौन कौन था वो? पहला था श्रीलंकन तमिल, कुछ ऐसे तमिल थे जो श्रीलंका के होते थे, कहा जाता था कि वो श्रीलंकन तमिल है, और कुछ 5% जो थे वो उसे बोला जाता था इंडियन तमिल है। ये तमिल जो आपको श्रीलंका में मिल रहा है वो बेसिकली जो हमारे शासक थे, इंग्लैंड के शासक, खास करके इंडिया से तमिलियंस को वहाँ पे चाय का खेती और कॉफ़ी की खेती के लिए ले गया था, और फिर वहीं पे वो तमिल लोग बस गए थे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये तमिल लोग जो 18% हैं, जो श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल थे, उस श्रीलंका के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे। श्रीलंका को बहुत डेवलप करने में ये लोग अपना वेल्थ दिए थे और अपना हेल्थ भी दिए थे। द तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी आर आइदर हिंदू और मुस्लिम्स एंड द सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी आर बुद्धिस्ट। श्रीलंका का जो जनसंख्या था तमिलियंस और सिन्हाला में, जो तमिलियंस थे वो ज़्यादातर हिंदू होते थे या फिर मुस्लिम होते थे, जबकि जब हम सिन्हाला का बात करें तो सिन्हाला ज़्यादातर बुद्धिस्ट होता था, जो बौद्ध धर्म को मानता था। अब इसमें मेजोरिटीज़म क्या हुआ, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। मेजोरिटीज़म इन श्रीलंका, द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इन श्रीलंका अडॉप्टेड अ मेजोरिटीज़म पॉलिसी टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब श्रीलंका में जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थे वो सिन्हाला को ज़्यादा प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया, उसको मेजोरिटी के आधार पे उसे ज़्यादा अधिकार दिया गया, उसके लिए पॉलिसी डिज़ाइन की गई, और श्रीलंकन जो सिन्हाला थे उसे पावर दिया गया, उसे हर एक चीज़ में बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ। सिन्हाला मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हाला को क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जिसके कारण तमिल्स के अंदर एक गुस्सा आ गया कि तमिल लैंग्वेज को क्या किया गया, बॉयकॉट किया गया, तमिल को उतना वैल्यू नहीं दिया गया, और सिन्हाला को क्या बना दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे उसे तो अपॉर्चुनिटी मिल जाता, बट तमिलियन जो बोलते, जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे उसे अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता। द गवर्नमेंट heeded the partiality policies that favored only Sinhala's applicants for the government post jobs and universities। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गया कि जो सरकार बना था, जो तमिलियन इलेक्टेड सरकार था, जो श्रीलंकन सिन्हाला वाला सरकार था, जो सिन्हाला को प्रेफरेंस देता था, वो अपने पॉलिसीज में भी प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया। सिन्हाला एप्लीकेंट जो होता था, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उसे पहले प्रायोरिटी मिलता था, उसे जॉब में प्रायोरिटी मिलता था, उसे स्कूल्स में प्रायोरिटी मिलता था, उसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन में प्रायोरिटी मिलता था। तो ज़्यादातर जो वेल्थ है, ज़्यादातर जो डेवलपमेंट है सिन्हाला का होना स्टार्ट हुआ, और तमिलियन का यहाँ पे डेवलपमेंट रुक गया। असर स्वाभाविक था क्योंकि तमिलियंस को यहाँ पे इग्नोर किया गया था और सिन्हाला को ज़्यादा वरीयता दी गई थी। असर क्या हुआ, दीज मेजर्स ओनली इनहेंस द एलिशन फीलिंग अमंग द तमिल स्पीकिंग पीपल। ये हीन भावना तमिलों के बीच में ले आया, सिन्हाला के प्रति ये हीन भावना तमिलियंस के बीच में आ गया, जो तमिलियंस 18% थे, जो श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल कहा जाता था। By the 1980s, numerous political organizations were established which demanded the independent Tamil Eelam। अब 1980 के आसपास आते आते श्रीलंका में तमिलियंस ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना तैयार कर दिया, जिसका मकसद था एक तमिल फ्री कंट्री का। वो तमिल इलम नाम का स्टेट बनाना चाहते थे, उसका एक अपना असेंबली लाना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री पे अपना कब्जा कर लिया, अपने आधिपत्य को जमा लिया। इसका असर ये हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, सिविल वार में बदल गया। अब सिविल वार जो हुआ वो किस रूप में आ गया, ये आपको हम अभी बताते हैं। देखिए, आप इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि सिविल वार का क्या आलम था वहाँ पर। सिविल वार आप देख रहे हैं, वहाँ पे भारत को शांति सेना भेजा गया। अब देख सकते हैं ये सैनिक किस हिसाब से वहाँ के पीपल को उठा के लड़ा है, जो सिन्हाला वाले मार दिए। अब ये तमिलियंस को देखिए, रॉकेट लॉन्चर लेके उड़ाने के लिए चल दिए हैं। अब कितना संपत्ति नष्ट किया गया, कितने आदमी को मार के गिरा दिया गया।
असर ये हुआ कि श्रीलंका जो आपको दिख रहा है ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। वहाँ पे कोई भी डेमोक्रेटिक फ्रंट नहीं बचा था, बहुत जनमाल का नुकसान हो चुका था। अब इसके लिए जरूरी था एक कॉमन गवर्नमेंट बनाया जाए। जो श्रीलंका आप लोग देख रहे हैं, ये वाला आप श्रीलंका देख रहे हैं, इसके इस कुछ हिस्से पे, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इस वाले हिस्से पे तमिलियंस का अधिकार था। और ये वाला जो हिस्सा था, कैंडी वाला हिस्सा, आपको यहाँ पे हम्बन टोटा है, हम्बन टोटा वाला हिस्सा, इस एरिया में जो है श्रीलंका का अधिकार था, मतलब सिन्हाला का अधिकार था। कह सकते हैं कि यही सबसे बड़ा कारण बना किस चीज़ का, उसके बीच में क्लैश का। जो क्लैश हुआ तमिलियंस और श्रीलंकन्स के बीच में, ये सबसे बड़ा कारण बना। और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला साइड वाला हिस्सा, रेड वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये टोटल हिस्सा तमिलियंस ने अपने कब्जे में ले लिया। इसका असर ये हुआ कि 1980 से लेकर 2008 तक सिविल वार चला। हम लोगों ने इसके वजह से बहुत अपना प्रधानमंत्री को भी खोया, राजीव गांधी से मार दिया गया एलटीटी के द्वारा। अब आइए देखते हैं इसके बीच में बेल्जियम क्या किया। वो जो दोनों के बीच में क्लैश था, डच और किसके बीच में था, डच और फ्रांस के बीच में, उसको सॉल्व करने के लिए वो क्या एकोमोडेशन लिया। द कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम वाज अमेंडेड 4 टाइम्स बिटवीन 1970 से 1993। 1970 से लेकर 1993 तक में बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 दफे सुधार किया। और उन्होंने अरेंजमेंट क्या किया, वो अपने पीपल को इंश्योर कर दिया कि सबको बराबर अधिकार मिलेगा, सबको इक्वल राइट्स मिलेगा। और उसका मेन मॉडल क्या था, उस चीज पर हम बात करें। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव इक्वल नंबर ऑफ डच एंड स्पीकिंग मिनिस्टर्स। अब वो क्या किए, संविधान में सुधार कर डच और फ्रेंच लैंग्वेज वाले यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे तो दोनों का मिनिस्टर का संख्या बराबर होगा। यदि डच 4 मिनिस्टर बना तो फ्रेंच से भी 4 ही मिनिस्टर बनेंगे। ये इक्वलिटी ले आया। और क्या किया, मोस्ट ऑफ द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सुप्रीम पावर होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ज़्यादा पावर रहता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर किसको दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। यही तो पावर शेयरिंग है, पावर को शेयर किया गया। किसी एक आदमी के हाथ में पावर को नहीं रखा गया, जिसको आगे हम लोग देखेंगे किस किस रूप में पावर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ब्रुसेल्स विल हैव सेपरेट गवर्नमेंट इन विच 2 कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब जो ब्रुसेल्स था उसका कैपिटल था, ब्रुसेल्स में भी दोनों समुदायों फ्रेंच और डच को बराबर अधिकार दिया गया, बराबर सरकार बनाने का अधिकार दिया गया। द कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल हु बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग। अब जहाँ पे जो अधिकार दिया गया मंत्री बनाने का या फिर सरकार बनाने का, वो प्रॉपर लैंग्वेज वाले प्रॉपर इलेक्टेड मेंबर को ही चुन सकते थे। जैसे फ्रेंच वाले अपने 4 मिनिस्टर को चुन सकते थे, तो डच वाले अपने 4 मिनिस्टर को चुन सकते थे। द गवर्नमेंट हैड द पावर रिगार्डिंग एजुकेशन, लैंग्वेज एंड कल्चर इश्यूज। अब गवर्नमेंट को अधिकार रहेगा किस चीज़ का, कि वो एजुकेशन पे वर्क करे, अपने लैंग्वेज पे वर्क करे, अपने कल्चर से रिलेटेड इशू जो है उस पर वर्क करे। अब बात करेंगे हम लोग, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। अपने श्रीलंका में देखा, श्रीलंका में यदि सरकार जो है 1980s के आसपास में यदि तमिलियंस को अधिकार देता तो आप देखिए कितना नुकसान पहुंचा गया तमिलियंस। हम लोगों ने अपना प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खो दिया, एलटीटी प्रभाकरन ने मरवाया उसे। तो इसी ढंग से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी होता है। यदि पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए तो वो फॉर्म मोनार्क के रूप में आ सकता है या फिर डिक्टेटरशिप के रूप में आ सकता है। आप लोग हिटलर को तो जानते होंगे, बहुत बड़ा डिक्टेटर था, उस रूप में आप देख सकते हैं। इसलिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आवश्यक है। अब पावर डिजायरेबल क्यों है, क्यों इक्वली डिवाइड किया जाए। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। यदि पावर को बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, यदि पावर को डिवाइड कर दिया जाए तो 2 समुदायों के बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट, यदि झगड़ा कभी नहीं होगा। इन अ डेमोक्रेटिक रूल पावर इज शेयर्ड बिटवीन दोज हु एक्सरसाइज इट एंड हु लीव द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। अब पावर किसे दिया जाए, ऐसा तो नहीं कि आप किसी चढ़ा चलते को पावर दे दीजिएगा। जो पावर चलाने योग्य हो, जैसे पावर को चलाने का अधिकार हो, जो पावर इलेक्टेड हो, जो मेंबर इलेक्टेड हो, उसे ये अधिकार, वो इस अधिकार को उपयोग कर सकता है और पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें पहला देखेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पहला पार्ट जो पढ़ेंगे क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या हुआ, व्हेन द पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर इंस्टेंस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जैसे इंडिया में है, इंडिया में पावर को कैसे शेयर किया गया, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें। यदि इंडिया में हम लोग देखें तो इंडिया में पावर जो है किस रूप में शेयर है देख लेते हैं हम लोग। जैसे मेरा मान लो कि ये सबसे बड़ा पावर है, इसे इंडिया में 2 हिस्सों में बांटा गया, 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला था मेरा हॉरिजॉन्टल
हॉरिजेंटल, और दूसरा जो मुख्य था वो था वर्टिकल। हॉरिजेंटल में हम लोग क्या देखे, हॉरिजेंटल में हम लोग देखे कि पावर जो है बेसिकली 3 हिस्से में बटा। कौन कौन सा था? ये पहला था लेजिस्लेचर, दूसरा था एग्जीक्यूटिव, और तीसरा था जुडिशरी। आप लोग लिख लीजिए इस चीज को। कौन कौन था? हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब इसको समझिए, लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर होता है वह पद जो संविधान को बनाए, संविधान में सुधार करे, लोगों के लिए संविधान को बनाए, लोगों के रिफॉर्म के लिए संविधान को बनाए और जनता के हित में बनाए। एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो संविधान बन के तैयार हुआ, जो रूल्स बन के तैयार हुआ किसी भी देश को चलाने के लिए, उस रूल का पालन करवाना, उस रूल को लागू करवाना। और जुडिशरी है चेक एंड बैलेंसिंग का काम करता है। जुडिशरी क्या करता है? चेक और बैलेंसिंग। यदि ये रूल बना है तो जनता के हित के लिए है या नहीं, यदि हित के लिए है तो क्या इसे सही ढंग से यूज किया जा रहा है या फिर नहीं यूज किया जा रहा है। तो जुडिशरी का बेसिकली काम क्या होता है? चेक और बैलेंस करना। आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि पावर में जो जुडिशरी होता है वो चेक एंड बैलेंस का काम कैसे करता है, तो सिंपल है, यदि कोई लॉ बना है उस लॉ को सही ढंग से ऑपरेट किया जा रहा है या नहीं जा रहा है वो एग्जीक्यूटिव देखेगा। वही लॉ जो है कॉमन पीपल के हित के लिए है या नहीं है, इस चीज को कौन देखने का काम करेगा? लेजिस्लेचर देखेगा, बनाएगा लेजिस्लेचर, और देखेगा कौन? जुडिशरी। दूसरा देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आल्सो रेफर्ड एज द फेडरल गवर्नमेंट when power is shared in the government but at different levels, for instance central government for the country and provisional government for the each state। जैसे यूएसए में है, यूएसए में आपको 2 फॉर्म में दिखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा आपको दिखेगा कौन सा? प्रोविजनल गवर्नमेंट। यूएसए में 2 रूप में दिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट। वहीं इंडिया में हम यदि देखें, इंडिया के रूप में देखें तो ये वर्टिकली कितने भाग में बटा है? 3 भाग में बटा है। कितने भाग में बटा है? 3 भाग में। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट बोले तो पंचायत होता है, मुखिया, सरपंच वगैरह सब, ये लोकल गवर्नमेंट है। वार्ड पार्षद है, मेयर है, ये लोकल गवर्नमेंट हुआ। स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री जी लोग हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जी, उसका आपको पिक्चर देखे थे अभी, है ना। तो इस ढंग से डिवाइड किया गया वर्टिकली। आप समझ चुके हैं हॉरिजॉन्टली कैसे किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जबकि वर्टिकली किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अभी हम लोग देखते हैं पावर कैन आल्सो बी शेयर्ड बिटवीन वैरायटीज ऑफ सोशल ग्रुप, फॉर इंस्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप। अब देखिए पावर जो है लैंग्वेज के आधार पर भी बांटा जाता है। यदि पावर को लैंग्वेज के आधार पर बांटना है, कम्युनिटी के आधार पर बांटना है, तो आप देख सकते थे बेल्जियम सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है। वहाँ पे जो है बेल्जियम में कम्युनिटी के आधार से दिया गया, जैसे डच को दिया गया बराबर राइट, तो फ्रेंच को भी बराबर राइट मिला था। वहाँ पे कम्युनिटी के आधार पर वहाँ पे दिया गया पावर। पावर शेयरिंग आल्सो बी ऑब्जर्व इन द पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स एंड स्पेशल ग्रुप ऑफ इंफ्लुएंस कंट्रोल दोज ऑफ द पावर। अब बोला पावर शेयरिंग जो है तो सही ढंग से हम लोग यदि देखें, सही ढंग से यदि ऑपरेट किया जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर जो है या कोई जो प्रेशर ग्रुप है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इन्फ्लुएंस करने का मतलब उसको भड़कला नहीं सकता, उसे डेविएट नहीं कर सकता। चलिए इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं हम लोग, मिलते हैं नए वीडियो में जस्ट।